किताब की चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। ये किताब है कैद में मीडिया। भूपेन से मुझे नहीं लगता कि जो इस विषय में रुचि के साथ इधर सुनने आए हैं उनके लिए भूपेन का नाम कोई अनजान नाम होगा। मुझे लगता है कि सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक इस राइटर से आपका परिचय कराऊं। भूपेन जर्नलिस्ट रहे हैं। वो दिल्ली में उन्होंने कई सारे संस्थानों के साथ पत्रकारिता की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहे और मीडिया पर इसी प्रोसेस में उन्होंने किस तरह अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की और लगातार बहुत बारीक नज़र से मीडिया को बहुत लंबे समय से देखते रहे हैं। अगर आप समयांतर के पाठक रहे होंगे तो उनके कॉलम आप लगातार समकालीन मीडिया को परखते हुए बहुत बारीक, बहुत शार्प नज़र के साथ आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा। ये जो किताब है कैद में मीडिया, पिछले साल आई है और बहुत बहुत कमाल की किताब है। पिछले एक दशक और शायद उससे भी ज़्यादा समय के मीडिया में हुए घटनाक्रमों पर एक बहुत सटीक, एक बहुत तीखी नज़र रखने के लिए भूपेन, क्योंकि अभी मीडिया शिक्षण में है, इवन मैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा कि इस किताब में और क्या कुछ है, क्योंकि हम एक जो ऑथर्स स्टेटमेंट है हम भूपेन से लेंगे, उसमें वो सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। लेकिन इस किताब को अगर आप देखते हैं तो इसमें 5 कमेंट्स हैं जो कि मीडिया को बहुत बारीक नज़र से देखने वाले लोगों के और मीडिया प्रोफेशनल्स के कमेंट्स हैं इस किताब को लेकर। उन कमेंट्स को मैं कुछ कमेंट्स को पढ़ देता हूँ। अभिजीत पाठक, जो भूपेन के खुद भी टीचर रहे हैं और जेएनयू के बड़े ही शानदार प्रोफेसर इसमें शुमार हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बहुत ही जीनियस स्कॉलर उन्हें माना जाता है। उन्होंने इस किताब के बारे में ये कहा है कि एक मीडिया विश्लेषक और समाज विज्ञानी के तौर पर डॉक्टर भूपेन सिंह ने बेहतरीन काम किया है। वे दिग्भ्रमित पीढ़ी की आंखें खोलने के लिए मीडिया के छद्म के समाजशास्त्र को सामने लाते हैं। इसी तरह से हम एक कमेंट हम सबसे आखिरी पढ़ लेते हैं, वो राजेश जोशी जी का है, जो पिछली बार जिन्होंने इस लेक्चर को डिलीवर किया था पहले हमारे मीडिया डायलॉग को। तो राजेश जी कहते हैं कि जो खबरें, घटनाएं आपकी नज़रों के सामने से गुजरते ही बासी हो जाती हैं, भूपेन उन्हें अपनी खुर्दबीन के नीचे लाते हैं और फिर आपको उसका निहितार्थ बताते हैं। तो ये 2 कमेंट्स के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं भूपेन को खुद बुलाऊंगा कि वो एक ऑथर्स स्टेटमेंट यहाँ पर दें, कि बताएं कि क्या इस किताब के अंदर है, उन्होंने किस मनोदशा में और किस सिलसिले में इस किताब को लिखा है। थैंक यू रोहित। मंच पर बैठे ओम थानवी साहब और आप सबका अभिवादन। मुझे इस किताब पे बात करनी है। मुझे याद आ रहा है कि एक मीडिया स्कॉलर हुआ करते थे बहुत पहले, कैनेडियन मीडिया स्कॉलर थे मार्शल मैक्लुहन, जिन्होंने मीडियम थियरी भी दी, जो मीडिया के स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं और आम जनता के लिए भी ये काफ़ी जानने की चीज़ है। तो उन्होंने एक किताब लिखी 60s में, पिछली सदी में, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, द एक्सटेंशन ऑफ मैन। यानी कि ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है, संचार माध्यम हमारे हैं, ये इंसान के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं या इंसान की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका एक विस्तार है। जैसे टेलीविज़न हमारी नज़रों का विस्तार है, जैसे रेडियो हमारी सुनने की जो क्षमता है उसका विस्तार है। तो उनको याद करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो किताब है, जिसका टाइटल पूरा कैद में मीडिया, पूंजीवाद, पत्रकारिता और लोक विमर्श है, ये भी एक तरह से, मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, उसके बाद पत्रकार रहा, उसके बाद फिर मीडिया एकेडमिक्स में मैं आया। तो ये किताब एक तरह से मेरे इन अनुभवों का विस्तार है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा। अब कैद में मीडिया, थानवी साहब ने बहुत बताया आपको अभी कि क्या सूरत हाल है हमारी मीडिया की। तो कैद में मीडिया से क्या मेरे कहने का मतलब है, और पूंजीवाद, पत्रकारिता और लोक विमर्श को मैं कैसे इसमें जोड़ के देख रहा हूँ, इसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और माफ़ कीजिएगा, थानवी साहब ने भाषा का सवाल उठाया, और क्योंकि किताब हिंदी में है, लेकिन जो मीडिया अध्ययन से संबंधित मेरा सैद्धांतिक काम है और जो किताबें अवेलेबल है या
दुनिया भर में जो स्टडीज़ हुई हैं वो अंग्रेज़ी में हुई हैं और मेरा सैद्धांतिक काम भी अंग्रेज़ी में है, तो उसमें अंग्रेज़ी के शब्द बार बार आएंगे। अब ये कुल मिला के मामला ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, फ्री प्रेस का मामला है, और ये फ्री प्रेस हमारी सोसाइटी में कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारी डेमोक्रेसी में कितना इम्पॉर्टेंट है, मामला कुल मिला के इसका है। और अगर आज हमारे देश में फ्री मीडिया नहीं है तो इसका मतलब कि मीडिया कैद में है, या कम्युनिकेशन मीडिया हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो कैद में है। अब फ्री मीडिया की जो अवधारणा है वो अवधारणा प्योरली एक मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास आती है। आज हमारे देश में जैसे सब बताया जाता है कि प्राचीन काल से बाबा आदम के ज़माने में हमारे यहाँ सारा ज्ञान आ चुका था, हम विश्वगुरु बन चुके थे, वो पत्रकारिता को भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। यहाँ बोलते हैं कि पत्रकार जो है, नारद जो है पत्रकार हुआ करते थे कभी, जो एक मिथिकल कैरेक्टर है, और उसके नाम पे पत्रकारिता का पुरस्कार दिया जा रहा है। ये कूपमंडूकता हमारे यही नहीं है, वेस्ट में भी इस तरह की चीज़ें हैं। वहाँ ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात की जाती है, जो पोस्टर्स कभी लगने स्टार्ट हुए होंगे वॉल्स में, तो वहाँ भी बोला, एक्टा डियोर्ना नाम से जिसको हम जानते हैं, वहाँ भी कहा जाता था कि ये जर्नलिज्म का प्राइमरी फॉर्म है, जर्नलिज्म है। तो मैं ये जो ऑडियंस, हमारे जो इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल साफ साफ मैं इसको कहना चाहता हूँ कि जर्नलिज्म, पत्रकारिता एक मॉडर्न डिसिप्लिन है। और जब पत्र आए तब पत्रकारिता शुरू हुई, जब जर्नल्स छपना शुरू हुए तब जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ। और ये प्रिंटिंग प्रेस जब आई, प्रिंटिंग प्रेस के आने के भी कई साल बाद, कई 100 साल बाद पत्रकारिता शुरू होती है। समाचार पत्र जिनको हम बोलते हैं वो छपना शुरू हो जाते हैं, तब भी पत्रकारिता अपना आकार नहीं लेती है। पत्रकारिता का इतिहास महज 200-250 साल पुराना है। तो कोई अगर आपको बोले कि बाबा नारद कोई पत्रकार था, तो उसकी बुद्धिमत्ता पर, उसकी बुद्धिमानी पर आप जरूर सोचिए। क्योंकि पत्रकारिता जब आधुनिकता का उदय हुआ यूरोप में और बाद में पूरी दुनिया में वो आधुनिकता फैली, उस आधुनिकता में वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। उस आधुनिकता में अगर आप बैकग्राउंड में देखते हैं, यूरोपियन रेनेसां, एनलाइटनमेंट, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उस रेवोल्यूशन के नारे याद कीजिए, समानता, भाईचारा, हालांकि भाईचारा पे हमारे बहुत फेमिनिस्ट लोग सवाल भी उठाते हैं, और इक्वालिटी, समानता का नारा, जो पूंजीवादी क्रांति थी, जो बुर्जुआजी की क्रांति थी, है ना, वहाँ से ये पूरी मॉडर्निटी की जो शुरुआत, जो डिपार्चर पॉइंट है, वहाँ से माना जाता है। उससे पहले प्री मॉडर्न इरा को आप देखते हैं, जब जो डिवाइन स्टेट की जो अवधारणा थी कि सत्ता जो है वो भगवान चलाता है, कोई राजा है। हमारे कई फिलोसफर्स पैदा हुए, हॉब्स, लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, जो बात करते हैं स्टेट जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोग अपने आप में बातचीत करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक स्टेट को बना रहे हैं। ये डिवाइन चीज नहीं है, हम बना रहे हैं स्टेट को। ये हमारा डेमोक्रेसी का उदय हो रहा है उस आधुनिक समय में। उससे पहले कोई लोकतंत्र नहीं था, उस तरह का मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं थी। और उसमें तब ये जो अवधारणा है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ये बात आती है। हालांकि प्री मॉडर्न इरा में आ जाती है। हमारे अंग्रेजी साहित्य जिन लोगों ने पढ़ा है, एक इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन बहुत मशहूर रही, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन ने फर्स्ट टाइम जब लाइसेंस, प्रिंटिंग के बाद जब लाइसेंस लगा दिया गया था पम्पलेट्स के छपने पर भी, तो एरियोपिजिटिका उन्होंने अपना स्टेटमेंट लिखा। उसमें फर्स्ट टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आई, फ्री प्रेस की बात आई, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मेनली बात आई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। तो ये शब्दों को अगर आप पकड़ेंगे तो दोनों में अर्थ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि जो हम एक नेचर में पैदा होते हैं ह्यूमन बीइंग के तौर पे, हमारा होना, हमारा जो राइट टू लाइफ है, हमारा जो होना है, वो हमारा एक्सप्रेशन का राइट है। एक तरह से नेचर हमें एक्सप्रेस कर रहा है, ये है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जब आता है तो हमारी बोलने की आज़ादी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद जॉन मिल्टन के बाद फिर जो कॉलोनियल एरा में जो बहुत मशहूर जेम्स स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने ऑन लिबर्टी नाम की किताब लिखी, जिस किताब में जो मीडिया की हमारी आज़ादी है बाद में अभी, उसमें वो आइडिया ऑफ मार्केट प्लेस की बात करते हैं। और वहाँ से ये प्रेस की फ्रीडम और हम सब की जो फ्रीडम है, बोलने की जो आज़ादी है, वो सारी बातें हम वहाँ से लेते हैं। और मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और पत्रकारिता तभी संभव होती है
जब आपको बोलने की आज़ादी हो। इसलिए कहा जाता है कि पत्रकारिता का और लोकतंत्र का सीधा संबंध है। इसलिए इसको फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है, इसलिए इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस होता है मुझे कि हमारे देश में 95% जो जर्नलिस्ट भी हैं वो मीडिया, जर्नलिज्म क्या है और जर्नलिज्म के लोकतंत्र के साथ क्या रिश्ता है, इस बात को नहीं समझते हैं। क्योंकि इस तरह की न तो कोई ट्रेनिंग है, न इस तरह की बातचीत का कोई मौका है। बन गए पत्रकार, बन गए, काम चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन इसलिए ये जानना जरूरी है, ये किताब इन चीजों को डील करती है। तो पत्रकारिता, फ्रीडम ऑफ स्पीच और पत्रकारिता का लोकतंत्र से संबंध की मैं बात कर रहा था। जब हमारे समाज में हम बातचीत करते हैं, जब हमें सूचनाएं मिलती हैं, हम उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उन पर प्रतिक्रिया करते हैं और उस प्रतिक्रिया से आपस में खुली बातचीत होती है, तो एक जनमत बनता है, हमारी पब्लिक ओपिनियन बनती है। और वो जो पब्लिक ओपिनियन है किसी भी डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन, किसको हम चुनाव में वोट देंगे, कौन जीतेगा, और क्या हम उस सूचना की तरह से, जैसे थानवी साहब बोल रहे थे, विचार विमर्श को आगे बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सिर्फ सूचना की बात नहीं है, वो पत्रकारिता है। और वो पत्रकारिता, एक जर्मन फिलोसोफर आज भी जिंदा है, 90 से ऊपर साल के हो गए, यूरिगन हैबरमास, उन्होंने पब्लिक स्फीयर की अवधारणा दी हिंदी में, जिसको कई बार मैंने इस किताब में लोक विमर्श के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन कई बार उसको लोक दायरा, लोक वृत्त, पब्लिक स्फीयर की अवधारणा ऐसे बोलते हैं। पब्लिक स्फीयर का मतलब है कि जो स्टेट एंड सोसाइटी, उनके बीच में जो एक ओपन प्लेटफॉर्म है डिस्कोर्स का, जहां पे आपकी बोलने की आजादी को कोई दबा नहीं रहा है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो पत्रकारिता पब्लिक स्फीयर का एक प्लेटफॉर्म है। तो क्या अपने आसपास आप देखिए, क्या खुला विमर्श आज हमारे समाज में संभव है? तो साफ आपको पता चलेगा कि नहीं। थानवी साहब जो बता रहे हैं कि पत्रकार कितने करप्ट हो चुके हैं, मालिक जो है वो किस किस तरह के समझौते कर रहे हैं, मालिक पत्रकारों को क्या क्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, सत्ता किस तरह से पत्रकारिता का उपयोग कर रही है, ये जो सारी चीजें हैं, इनको अगर आप समझेंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब ये कैसे काम कर रहे हैं, मैं इस पे जरूर कुछ बातें जरूर आपके सामने कहना चाहूंगा। देखिए, मार्केट प्लेस, आइडिया ऑफ मार्केट प्लेस जो है, जो जेम्स स्टुअर्ट मिल बोल के गए, ये मेरे ख्याल से 1859 में उन्होंने ये बात कही थी। और वो वही आदमी है जिन्होंने आज़ादी की, तो बोलने की आज़ादी की इतनी बड़ी बात की थी। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बड़ा पैराडॉक्स है कि उन्होंने भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी तब था, उस कॉलोनी को उन्होंने एक तरह से जस्टिफाई भी किया था। एक पॉइंट ये भी है, जब भी सोचे थोड़ा हर तरफ हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो बाजार में ये पूंजीवाद जो है कि बाजार में सारे उद्योगों को आने दीजिए, लोग संघर्ष करेंगे और जो बेस्ट होगा वो बचेगा, ये पूंजीवाद की अवधारणा है। और ये पूंजीवाद एक दौर में सही भी था, जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशंस का इमर्जेंस नहीं हुआ था, ये तब तक सही था। लेकिन जैसे जैसे मल्टीनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशंस अपने अस्तित्व में आए, उन्होंने जो बिजनेस की जो आज़ादी थी, उस आज़ादी को कुछ बड़े बड़े जो बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने सारे छोटे छोटे बिजनेस को हजम कर दिया। जैसे बाजार में बोलते हैं कि जो बड़ी मछली है छोटी मछली को खा जाते हैं। आज जैसे हमारे देश में एक सेठ पैदा हुआ है और सत्ता में जो बैठा हुआ है उसका दोस्त है, और सारे छोटे मोटे जो उद्योग हैं सबको निगल जा रहा है, बोल रहा है कि बस मैं ही हूं, अब मैं ही हूं। तो ये मोनोपोली जिस तरह से आती उद्योगों में, ठीक यही बात पत्रकारिता में भी आई। और पत्रकारिता में एक अमेरिकन स्कॉलर, मीडिया स्कॉलर रहे हैं, 80s में उन्होंने फर्स्ट टाइम मीडिया मोनोपोली नाम से एक किताब लिखी। बेन बेक्डिकियन की मीडिया मोनोपोली नाम से बहुत ही मशहूर किताब है। उन्होंने अमेरिका में देखा कि वहाँ के बिजनेस को, शुरुआत में मीडिया बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो उस बिजनेस को चला रही थी, बहुत सारी कंपनीज थी। एक दशक बाद फिर उन्होंने उसका न्यूज़ जो एडिशन है उसको लेके आए, तो उसमें पाया कि कंपनी की संख्या घट के कम हो गई है, और अंत में देखा कि कुछ गिने चुने मीडिया कॉरपोरेशंस ही पूरे अमेरिकन मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो और वो बोलते हैं कि जब गिने चुने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जब पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसको वो बोलते हैं ओलिगोपोली, कुछ ही गिने चुने मीडिया घराने।
और जब दो ही मीडिया घराने पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं डुओपोली। और जब एक ही सब कुछ चलाने लगे, इसको बोलते हैं मीडिया मोनोपोली। कैपिटलिज्म में भी यही है। और मीडिया मोनोपोली का खतरा आप समझिए कि देश में जो भी आइडियाज आपके बीच आएंगे, वो जो बड़ा पूरे देश के मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो मुकेश अंबानी का मीडिया हो, नेटवर्क 18 का भी जिक्र आ चुका है, चाहे वो अडानी ग्रुप का मीडिया हो जो बड़ा अंपायर बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो बड़े बड़े जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यही कंट्रोल पूरे देश को कर रहे होंगे। तो एक जैसे जो विचार हैं, उन विचारों की दिशा में ही आपको ये लेके जाएंगे। और जो जनमत हमारा है, वो जनमत विरूपित होगा, उसमें गलत सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी, आपको भ्रमित किया जाएगा। जो ओपन एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स है, खुला विमर्श है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और फिर लोकतंत्र हमारा वही बनता जाएगा, कद्दू वाला लोकतंत्र, जो आज हमारे आसपास साफ हमें दिखाई दे रहा है। कौवा कान ले गया, नागिन, क्या क्या हो रहा है, मतलब ये कौन सा जर्नलिज्म है? तो ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, ये पत्रकारिता की एक तरह से कब्रगाह तैयार कर रहे हैं। ये पत्रकारिता मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। एक मीडिया स्कॉलर के नाम पे के नाते मैं इस बात को जानता हूं। और ये जो सारे मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत काम भी हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट मीडिया हाउस है हमारे देश का। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के 36 संस्करण माना निकल रहे हैं, जो क्लेम करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी का वो अखबार है। अगर वो कर्नाटक से भी निकल रहा है, दिल्ली से भी निकल रहा है, देहरादून से भी निकल रहा है, वो क्या कर रहा है कि पूरे देश में एक जैसे मत बनाने की कोशिश कर रहा है। जो मीडिया डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो विविधता का जो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग मीडिया छोटी छोटी जगहों पर आएंगे, अलग अलग विचारों के साथ आएंगे, नहीं। ये जो मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर्स आपके वहां पर आ रहे हैं, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पटना से भी निकल रहा है, जयपुर से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, वहां से भी निकल रहा है, विज्ञापन तमाम तरह से ले रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ये सब आप जान रहे हैं। तो ये मल्टी एडिशन निकलना भी एक तरह से जो विविधता है समाचारों की, जो विविधता है पत्रकारिता की, उसको एक तरह से ये लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में, जो पूंजीवादी देश है, उसने कुछ मैकेनिज्म डेवलप किया है। क्रॉस मीडिया होल्डिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि एक मीडिया हाउस, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा एडिशन नहीं निकाल सकता है, एक से ज्यादा मीडिया में नहीं हो सकता। आप टेलीविजन में है तो अखबार में नहीं होंगे, इंटरनेट पे नहीं होंगे, अलग कंपनी होगी, अलग चलाएंगे उसको, क्योंकि विविधता इसी से बची रहेगी। लेकिन हमारे यहां आज सारा तेरा, आ जाओ अंबानी साहब, आ जाओ, और इससे कोई नहीं बचा है। हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि ये जो कॉरपोरेशंस जो मीडिया को चलाते हैं, ये कोई वैकल्पिक मीडिया खड़े कर लेंगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अलग अलग मीडिया हाउसेज में काम करते हैं, और उनको हम कई बार लेफ्ट एंड राइट की बाइनरी में भी देखने लगते हैं। अरे ये तो अर्णब गोस्वामी है और ये रवीश कुमार हैं। रवीश कुमार बहुत हद तक बहुत काम उन्होंने किया, लेकिन वो एक भूलिए मत, एक ही मीडिया हाउस से निकले, एनडीटीवी। वहां 3 धाराएं आपको, अर्णब गोस्वामी भी है जो बिल्कुल भोंपू बन के काम कर रहा है आज। दूसरी तरफ आपके सामने राजदीप सरदेसाई हैं जो थोड़ा सेंट्रिस्ट पोजीशन लेंगे। रवीश कुमार वहीं काम करते थे, जो थोड़ा आपको टिल्ट उनका इस तरफ को देखने को मिलेगा। ये मीडिया क्या करते हैं, एक जेबी थॉमसन बहुत मशहूर मीडिया क्रिटिक रहे हैं, मीडिया एंड मॉडर्निटी, उन्होंने किताब लिखी है। उस किताब में वो जिक्र करते हैं कि मीडिया, ये जो मॉडर्न मीडिया हमारा है, और ये खासतौर पर कम्युनिकेशन मीडिया, टेलीविजन और ये विजुअल मीडिया, वो एक छवि आपके सामने पेश करता है, आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है, आपको समाज में सब लोग देखने लगते हैं, सब आपकी तस्वीर को जानते हैं। और जैसे ही आपको जानते हैं सब लोग, लोगों में भ्रम हो जाता है कि मैं तो बड़ा स्टार हूं। उसका एक फैंडम डेवलप होता है, और जब फैंडम जब डेवलप होता है, स्टारडम जब डेवलप होता है, आप भरोसा विश्वास कीजिए कि जो क्रिटिकल रैशनैलिटी जो आपकी है वो खत्म हो जाती है। फिर आप उस करेक्टर पर भरोसा करने लगते हैं, नायक पर भरोसा करने लगते हैं। तो इसलिए मीडिया को अगर आपको बहुत क्रिटिकली अगर देखना है, मैं रैप अप करता हूं, मैं कंक्लूड करता हूं, अगर आपको इस तरह से देखना है तो आपको समझना पड़ेगा, ये सारी इस किताब में उसका जिक्र किया गया है। और फिर मीडिया हाउसेज आपके एक ब्रांड बन जाते हैं, और जो ब्रांड जो मार्केट में बिकता है वो कोई भी हो सकता है, और मीडिया हाउसेज जब ब्रांड बनते हैं, उसके जर्नलिस्ट भी एक ब्रांड बन जाते हैं, और जब ब्रांड जब मार्केट में आता है तो सब चीज़ें बेचने और खरीदने पर टिक जाती हैं। लोकतंत्र में
जो क्रिटिकल रैशनल डिस्कोर्स, सही इन्फॉर्मेशन जो देने की बात है, वहाँ फिर प्रोपेगेंडा आता है, वहाँ डिसइन्फॉर्मेशन आती है और वहाँ झूठ फरेब का राज होने लगता है। और इसका सोल्यूशन भी मैं समझता हूँ कि कई बार जो टीना सिंड्रोम की बात की जाती है, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जितना देखने के बाद, स्टडी करने के बाद मुझे ये लगता है कि ये पॉसिबल है कि सही तरह का जर्नलिज्म हो, लेकिन उसके लिए जो ओनरशिप पैटर्न है, ओनर उसका कौन होगा, इस तरह का डेमोक्रेसी जब हमारी स्ट्रेंथन होगी, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है, मीडिया को भी बोलते हैं फोर्थ पिलर है, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी वैलिडिटी उस तरह से नहीं है। हमारा देश का जो मिनिस्ट्री है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स को मैंने स्टडी किया तो उसमें आप बोलते हैं मीडिया इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या लोकतंत्र का फोर्थ पिलर इंडस्ट्री हो सकता है? तो ये जो हैरान करने की जो बातें हैं, लेकिन मीडिया का ये फोर्थ पिलर है और इसके लिए, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंस है और उसको हमें फोर्थ पिलर बनाना पड़ेगा, जब जनता, जब सिविल सोसाइटी बनेगी तभी बनेगा। और उसके लिए जो सोल्यूशन मुझे लगता है कि कोई किसी मीडिया सरकार के कंट्रोल में रहे तब भी लोकतंत्र का खात्मा होगा, अगर मीडिया किसी पूंजीपति कॉरपोरेशन के कंट्रोल में रहे तब भी उसका खात्मा होगा। दुनिया में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की अवधारणा आई है, दुनिया में पब्लिक सर्विस मीडिया की अवधारणा आई है, यानी कि सीधे आपके और हमारे जेब से जो टैक्स पेयर्स की जो मनी है उसका एक हिस्सा ऑटोमेटिकली हम ऐसे एक इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा करने के लिए दें जिसमें न सरकार का कंट्रोल हो और न किसी कॉरपोरेशन का कंट्रोल हो। ये बहुत इसमें बात हो सकती है। ये जो अवधारणाएं हैं ये कुछ मेरे ख्याल से रास्ते खोलती हैं। बहुत सारी बातें हैं। अब रोहित ने कहा कि जल्दी करना है, मैंने स्पीड थोड़ा पेस बढ़ा के थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की भी कोशिश की, लेकिन बातें फिर भी मेरे ख्याल से लगता नहीं कि कितनी आ पाई। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी। थोड़ा सा समय का हमारे पास अभाव है, बावजूद कि हम थोड़ा सा जो हमारा शेड्यूल था उससे हम लेट ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने समझा कि जिस किताब को हम यहाँ लेकर आए हैं, इस किताब का राइटर कितनी क्रिटिकली, कितनी बारीक नज़र से हमारे मीडिया को देख रहा है और उसकी तैयारियाँ जो हैं, क्योंकि वो अकेला, कोई भी चीज़ अकेली नहीं होती, कोई भी एक ट्रेडिशन से हम ट्रेंड होते हैं और तब जाके हमारे शब्द बनते हैं, तब जाके हमारे विचार बनते हैं। तो उन्होंने एक लंबा सिलसिला मीडिया को क्रिटिकली देखने वाले लोगों के सिलसिले के साथ आपके साथ बात की और अपनी जो समझदारी है उसको शेयर किया। तो इसको और तफसील से समझने के लिए इस किताब से, अगर आप मीडिया को समझना और मीडिया की में जो ट्रेंड्स हैं उनको समझना चाहते हैं, तो ये किताब और उसके अलावा भूपेन की कुछ और भी किताबें हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ओम थानवी जी इस किताब को पढ़ चुके हैं और उनसे मैं चाहूँगा कि वो इस किताब पर और जो अभी जो ऑथर्स स्टेटमेंट था उस पर अपनी राय रखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन खोलेंगे। आप लोग प्रश्नों के साथ तैयार रहें, इस किताब पर भी और थानवी जी का जो वक्तव्य था उसके बाद पर भी, और ये दोनों एक ही सी बातें हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा। थानवी जी। भाई, एक ही व्यक्ति को बार बार बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। पहले व्याख्यान भी देने को कहा और फिर दूसरा व्याख्यान शुरू हो जाएगा। एक तो मैं भूपेन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी जानदार किताब इन्होंने पत्रकारिता पे लिखी, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी इलाके से आते हैं, हालांकि मैं इनसे पहले दिल्ली में, मेरा परिचय पुराना है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपका आयोजन ऐसे मुद्दे पर है, आपके यहाँ ऐसी किताब लिखी जाती है, आपके यहाँ ऐसी किताब पर आप चर्चा भी करते हैं और उसके बाद में इतने लोगों के साथ में सवाल जवाब भी आप करेंगे। ये एक बहुत संतोष की बात है कि इस तरह का परिवेश जो है वो यहाँ पर है। भूपेन सिंह जी ने विस्तार से आपको बताया अपने विचार और किताब में जो लिखा गया है, तो अब उसके बारे में उसको दोहराना तो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने जो एक तो क्रिटिकल रैशनैलिटी की जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। किताब में जगह जगह वो चीज़ झलकती भी है और इनकी खूबी ये है कि इन्होंने जितने भी लेख लिखे हैं इसमें किसी को नहीं बख्शा है। कल मैं इनको कह रहा था किसी किसी को तो बख्श देना चाहिए, इन्होंने सबकी धज्जियाँ उड़ाई हैं और ज़्यादातर तो उनमें इसके काबिल हैं ही। जिस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का पतन हुआ है, जिस तरीके से जिनको हम बड़े पत्रकार मानते हैं, उन पत्रकारों ने मौका पड़ने पर क्या रूप दिखाया, उसकी चर्चा भी विस्तार से इन्होंने की।
इनका ये जो सुझाव है जो सबसे अंत में इन्होंने दिया कि इसका रास्ता क्या हो, मान के चलते हैं कि मीडिया तो चूंकि अब बाजारवाद हो गया हावी, तो उनको तो बाजार की बजानी है, बजानी है मतलब उनकी सेवा करनी है, उनकी घंटी बजाएंगे, उनके बाजे बजाएंगे और उनके उन गाजों बाजों में जो बचा कुचा होगा वो नेताओं की सेवा में लगा देंगे। तो समाज सापेक्ष तो पत्रकारिता रही नहीं, तो कैसे हो। इन्होंने अंत में जो सुझाव दिया कि लोग सोचें इसके बारे में। कुछ एक उदाहरण हमारे यहाँ पे हैं, बहुत थोड़े हैं, तो बहुत ही अपवाद स्वरूप, जैसे लाहौर से निकलता था जो अखबार, बाद में अब चंडीगढ़ से निकलता है ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून। वो एक ट्रस्ट निकालता है, एक न्यास है, और वो कोई पूंजीपति अपने फ़ायदे के लिए या किसी व्यापार को ओट देने के लिए, आड़ देने के लिए निकालता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी मैं ये मानता हूँ कि आसान नहीं होता। जब आपके पीछे संस्थाएं पड़ जाएं या जिनके पीछे भी पड़ जाएं, आप पे भी भय की छाया वहाँ पे हो, तो मुश्किल काम हो जाता है। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खुददारी को कायम रखना, पर फिर भी वो एक उपाय है जो कल चंडीगढ़ में देखा। वो पंजाब का सबसे बड़ा अखबार उधर का माना जाता है, बल्कि हरियाणा में भी और हिमाचल प्रदेश में भी उसका प्रसार है, और लाहौर से जब निकलता था और अभी भी। लेकिन वो एक उदाहरण है कि किस तरीके से ट्रस्ट जो है वो भी अखबार को निकाल सकता है। तो इस तरह से अगर कोई ट्रस्ट स्थापित हो और अखबार निकालने की चेष्टा करे, गांधी जी जो निकालते थे वो सब उस दौर में, चाहे नवजीवन हो, चाहे हरिजन हो, चाहे इंडियन ओपिनियन हो, वो इसी तरीके से लोगों से चंदा करके निकाली हुई चीज़ें थीं, और वो व्यापार के लिए नहीं थीं, पैसा नहीं कमाता था वो तो, बल्कि विज्ञापन भी लेने के हक में नहीं थे गांधी जी के। मैं पैसा लेकर के कि आप विज्ञापन जिनका छापें, अभी हम देखते हैं आजकल ऐसा होता है कि उनके विज्ञापन छप रहे हैं जिनके खिलाफ आपको खबर छापनी चाहिए, तो वो आपको इस तरीके से लुभा लेते हैं। कि बाबा रामदेव, वो चाहे कितना भी कारोबार करें, और अब वो बाबा रामदेव की जगह लाला रामदेव कहलाने लगे, वो सारे टीवी चैनलों पर इतना विज्ञापन देते हैं कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहता है तो वो खबर इधर उधर कहीं पे छिप जाती है, आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि कमाई वहाँ से हो रही है। और खुल्लम खुल्ला मीडिया के लोग, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक ने कहा था कि हम खबरों का व्यापार नहीं करते हैं, हम तो विज्ञापन का व्यापार करते हैं। तो उनको तो विज्ञापन की जगह है। और अब विज्ञापन, हमारे दौर में तो ऐसा नहीं था, अब तो मास्ट हेड को भी खा जाते हैं, जो अखबार का नाम होता है उस पर भी चले जाएंगे, और खबर के बीच में भी घुस जाते हैं। अभी एक खबर मैंने देखी, किसी को मैंने पढ़ने के लिए भेजी, अब वो खबर जिनके बारे में थी और उसके बगल में कोई विज्ञापन था जिसमें सिनेमा के एक अभिनेता अनिल कपूर की तस्वीर थी। वो फोटो अनिल कपूर का उस खबर में घुस गया था जाके। उन्होंने मुझे कहा भाई खबर तो आपने भेजी है किसी की, लेकिन फ़ोटो तो इसमें अनिल कपूर का है। मैंने कहा वो विज्ञापन साइड में था, मैंने सारा तो आपको नहीं भेजा पूरा पन्ना, क्या आप कहें मैं तो पूरा पन्ना भेज देता हूँ। तो विज्ञापन छप रहा है और उसमें उसका जो सिर है वो खबर में घुस गया, और आपको लगता है कि ये शायद उस खबर का हिस्सा होगा, तो उसको तो अलग तो रखिए, अलग भी नहीं रखेंगे। अखबार आप उठाएंगे, आधा पन्ना विज्ञापन का ही है, पूरा पन्ना विज्ञापन का है, अखबार बाद में शुरू हो रहा है, विज्ञापन पहले शुरू हो रहा है, नाम अखबार है। तो ये तो है, तो जहाँ से पैसा आए वो उसको ले लेंगे। मैं जिस अखबार में काम करता था, कम से कम ये तो मैं उसकी दाद दूंगा, इंडियन एक्सप्रेस समूह में संपादक को इस बात की ताकत उनके पास थी कि वो चाहें तो विज्ञापन को रोक दें। यानी रात को कोई बड़ी खबर आ गई और संपादक कहे कि नहीं एक विज्ञापन हटा दीजिए, लेकिन ये खबर बड़ी है, कोई बड़ी हत्या हो गई, कोई बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन और जगहों पर ये नियम नहीं है, वहाँ पर संपादक को नहीं है, विज्ञापन है वो किसी भी सूरत में नहीं हटेगा, क्योंकि वो तो हम इसी के लिए कारोबार कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं। तो हालात जो हैं वो बहुत विकट हैं, और इन्होंने अपनी किताब में इन चीज़ों को बहुत विस्तार से लिखा है। और अच्छी बात मुझे ये लगती है भूपेन जी की कि बहुत ऐसी सहज भाषा लिखते हैं। आपने सुनते हुए भी पाया होगा कि एक तो लिखते हुए निडर रहना चाहिए और उसमें थोड़ा आवेग भी रहना चाहिए, जोश भी रहना चाहिए। ये जो मरी मरी सी भाषा होती है और ये भी ठीक है वो भी ठीक है और किंतु परंतु यद्यपि तथापि टाइप का करके लोग करते हैं वो, और ख़ासकर जो एकेडमिक्स में लोग होते हैं ना, वो इस 10-20 तो वो उद्धरण ले आते हैं।
इधर उन्होंने जैसा कि कहा है ऐसा वगैरह, तो अब आपने कहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो कहा है इसके कुछ आप ये देखिए किताब के ब्रांडेड पत्रकारिता और पूंजीवाद, पूंजी की चर्चा बार बार करते हैं क्योंकि पूंजी ने ज़्यादा बर्बाद किया है इस देश में। जिस तरीके से पूंजीवाद पनपा है, लेकिन मीडिया जिस तरीके से पूंजी के काबू में आया है उसकी चर्चा करने में मीडिया के लोग तो कम से कम कतराते हैं। इन्होंने अपनी किताब, इनकी किताब का जो पूरा कैद में मीडिया, वो कैद जो है वो पूंजी की ज़्यादा है। सरकार से भी ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ हो गई है वो बाज़ार है, और वो बाज़ार का मतलब ये है कि मालिकों को पैसा कमाना है और वो पैसा कमाने के लिए आपको बर्बाद करने के भी उतारू हैं, इसकी परवाह वो नहीं करते हैं। दूसरा, इन्होंने मीडिया शिक्षण की बात भी की, जो मैंने भी अपने व्याख्यान में थोड़ा इसका इशारा किया था कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, किस किस्म की पत्रकारिता को आप पढ़ाना चाहते हैं, उसकी चर्चा भी इन्होंने की है। एक इन्होंने रेडियो का, FM रेडियो, सिवाय गाने बजाने के, संगीत की लोकप्रियता के कुछ उसमें है नहीं, तो खबरें देने का काम मैंने कहा कि रेडियो को आप नहीं देते हैं। FM रेडियो जो है वो उसका लाइसेंस आप किस तरह से देते हैं। आप देखिए किस तरीके से लोगों ने जो अखबार निकालते हैं, जिनके पास ताकत है, उन्होंने FM के लाइसेंस लिए हुए हैं, और वो सिवाय शोर वाला संगीत पेश करने के बीच बीच में कभी कभी एक आध लाइन की शायद खबर देने की उनको छूट होगी, मामूली सी, वो भी जानकारी के तौर पे। पर FM की मुश्किल ये है कि उसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्यों साहब? इससे अधिक जाएगा नहीं। तो आपका जो AM है, आकाशवाणी की खबर आती तो सारे देश में सुनी जा सकती है। FM तो एक घेरे में ही सुना जा सकता है। इसके भी जो एकाधिकार जो FM में व्याप्त है, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छी चर्चा अपनी किताब में की है। और जो मुनाफाखोरों और दलालों का मीडिया, ये जो भाषा आप देखिए, इतना साहस के साथ में, निर्भीक होकर कम लोग लिखते हैं। और BBC का ये मैं इसलिए ख़ास तौर पर जिक्र करता हूँ कि कुछ संस्थाओं को हमने ऐसा पवित्र मान लिया कि अब उनके बारे में बात करते हुए हम लोग मानते हैं BBC बहुत अच्छा संस्थान था, बड़ा काम किया, लेकिन बाद में अब BBC का चरित्र बदल गया है। और कहने के लिए हिम्मत चाहिए। जब BBC पर दिल्ली में छापा पड़ा और उसके बाद में ये लगा कि अब BBC, क्योंकि इतने बड़े शेर को जो है छेड़ा है, वो शेर जो है दब्बू निकला। वो BBC ने कुछ भी प्रतिक्रिया उस ढंग की नहीं दी जिसे लगे कि वो कहें कि हम जो काम कर रहे थे वो काम सच था, हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है, सांझ को आंच नहीं, और हम लड़ेंगे नहीं। उन्होंने भी, जैसे इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, हम तो सरकार जैसा कहे, और मतलब जिसको कहना चाहिए कि एक हल्के स्तर के ऊपर उसको उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को रखा। और उसके बाद आने वाली खबरों में कई बार ये भी होता है कि अभी आप हल्के हैं, लेकिन बाद में आप अपनी खबरों से जाहिर करते हैं कि ताकत हमारे पास में कितनी है और हम में हिम्मत की कमी नहीं है। लेकिन वो चीज़ देखने में BBC में नहीं आई। BBC पर भी इस किताब में आपको एक लेख मिलेगा। NDTV के बारे में भी लेख मिलेगा। वो NDTV अडानी ने लिया, उससे पहले का NDTV, उसके बारे में भी इन्होंने आलोचनात्मक ढंग से चीज़ें लिखी हैं, जो कि आमतौर पे उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं या उसकी चर्चा नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि एक साख है, वो साख है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि उस साख की छाया में क्या चीज़ें पनपती हैं या क्या चीज़ें घटित होती हैं, उनकी तरफ भी इशारा करना मीडिया क्रिटिक जिसे हम कहते हैं, जिसका काम भूपेंद्र सिंह इस किताब के जरिए कर रहे हैं। बहुत थोड़े लोग हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने लिखा, एक विनीत कुमार की किताब आई है, उन्होंने लिखा हिंदी में और बल्कि अंग्रेजी में भी, इस देश में कौन लिख रहा है? कोई लिख ही नहीं रहा। कि जिनका कोई तो मीडिया की चेतना को झकझोर दे, कोई तो कहे कि ये भूत प्रेत को आप क्या टीवी पर दिखा रहे हैं, कब तक दिखाएंगे? कब तक आप धर्म के पन्ने छापते रहेंगे? पूरा का पूरा पन्ना धर्म, समाज, संस्थान और एक ही धर्म के बारे में आप देंगे। मैंने जब जनसत्ता में काम शुरू किया, संभाला, तो एक धर्म का पन्ना छपता था। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि उसको बंद कर दिया, क्योंकि हमारा काम कल्याण छापना तो है नहीं, न हम कल्याण कर पाएंगे, तो बंद किया। राशिफल मैंने बंद किया कि अखबार का काम लोगों को गुमराह करना, बरगलाना नहीं है कि आप सुबह निकलिए तो ऐसा करके निकलेंगे तो आपका दिन अच्छा निकलेगा, बुरा निकलेगा। ये लफाजी जो है ये लोगों के साथ खिलवाड़ करती है। लोग डरते हैं, लोगों को आप बेवजह भरमाते हैं। ये काम अखबार का नहीं है। आप एक अखबार जैसे जिम्मेदार माध्यम को लेके चल रहे हैं, उस पर भी
इन्होंने जो और अंधविश्वासों का प्रचार जिस तरीके से जादू टोनों की बातें कर रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। मतलब अपराध की खबरें, सनसनी की खबरें, एक सनसनी का जो कार्यक्रम आता है उसमें तो पत्रकार की जगह उन्होंने एनएसडी के ग्रेजुएट को रखा हुआ है। अब तो काफ़ी साल से वो कार्यक्रम आता है, वो त्रिवेदी करते हैं, अच्छा बात है, अभिनेता हैं। लेकिन आप पत्रकारिता में इसमें थानवी जी मैं एक चीज़ ये जोड़ना चाहता हूँ, बड़ी हैरानी होगी आप लोगों को, जो एनएसडी के अभिनेता को रखा, मैं उस चैनल में काम कर चुका हूँ, तो उस चैनल में जो आदमी उस प्रोग्राम को सनसनी जो है पत्रकारिता की कब्र खोदने वाली चीज़ है, उस सनसनी नाम के प्रोग्राम को जो आदमी प्रोड्यूस करता था, वो आज वैकल्पिक मीडिया का ऐसा चेहरा बना हुआ है कि जिसको बोलते हैं कि अरे वाह क्या कर दिया इसने, यही है पत्रकार अब देश में। तो मतलब ये समझना पड़ेगा सबको, बस मैं इशारा कर रहा हूँ। और उन जबकि पत्रकार नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मैं अभिनेता हूँ और अभिनय करने का काम आपको सौंप रखा है, और वो अभिनय करते हैं। पर्दे पर जब आए चैनल पर खबरें पेश करने के लिए आ रहे हैं, चाहे अपराध से संबंधित खबरें हैं, पर वो यूँ आते हैं कि आप भी डर जाएं एक बार तो, क्या ना, कि पूरा हाथ फेरते हुए और वो सनसनी फैलाने जा रहे हैं, और वो आपराधिक खबरें होती हैं। कोई दौर में एक सत्यकथा नाम की पत्रिका छपती थी, एक मनोर कहानियाँ पत्रिका छपती थी। हमारे घर में उसको रखना कोई इज्जत की बात नहीं मानी जाती थी। वो बस स्टॉप पे खड़ी थी, बस स्टैंड पे बस में ही पढ़ के वहीं छोड़ आते थे, क्योंकि इज्जत का काम नहीं माना जाता था, क्योंकि हत्या बलात्कार इस तरह की चीज़ें थी। अब ये टेलीविज़न का कार्यक्रम, उसको उनको न्यूज़ का लाइसेंस मिला हुआ है, और एनएसडी के ग्रेजुएट से अभिनय करवा के, और आप उसको, तो वो तो आप खबर दे रहे हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं। तो ड्रामा और खबर का जो भेद है, उस भेद को उन्होंने पाट दिया। बहरहाल आपको इस किताब की बधाई, और इतने सारे पहलुओं पर आपने इस किताब को समेटा, इतनी अच्छी सहज भाषा में और इतने साफ गोई के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। इस किताब की निश्चय ही काफ़ी और भी चर्चा आगे होगी, और बाकी आप सवाल जवाब करो। आप लोगों का दोनों ही गेस्ट का हमारे, और आपने हमारे राइटर को भी सुना और उस पर हमारे गेस्ट का कमेंट भी सुना। जो आखिरी में बात कंक्लूड हो रही थी, 2014 का इलेक्शन मुझे भी याद है। मैं एक न्यूज़ चैनल में उस ज़माने में काम किया करता था, तो उसका जो हमारा इलेक्शन कैंपेन से पहले न्यूज़ चैनल्स भी तैयारी करते हैं, तो उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पूरे देश भर में लगाई गई थी। और अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो उसके बीच में रजत शर्मा थे, और दोनों तरफ एक्टर्स थे, और मस्खरे एक्टर्स, और वो लोग कवरेज पे निकले थे, और जर्नलिस्ट उसमें गायब थे। ये एक ट्रेजेडी है, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से एक्टर्स को लाकर आप जर्नलिज्म क्या मतलब कुछ करवाते हैं जिससे कि लोगों का आकर्षण बढ़े। तो ये इलेक्शन मतलब लोकसभा के चुनाव, जो कि सबसे बड़ा एक तरह का पर्व है इस लोकतंत्र का, उसकी कवरेज के लिए भी ऐसे लोगों को भेजा जा रहा था कि जो उसको रोचक बनाते हैं, बजाय कि फैक्चुअल बनाने के लिए, या उसको जिस शार्पनेस के साथ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वो सब गायब हो चुका है। तो ये इन्हीं तमाम किस्म की जो मीडिया की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को एड्रेस करती है ये किताब। तो हमारी गुजारिश है कि अगर आप इस विषय पर रुचि रखते हैं तो आप इस काउंटर से जाके इस किताब को ले सकते हैं।